हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम करता हूं बिहार का नंबर 1 यूट्यूब एकेडमी पे। जी हाँ दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब बेहतरीन तरीके से और अच्छे से मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, चूंकि पढ़ाई करनी बहुत ज्यादा है और समय आपके पास बिल्कुल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम लोग क्लास 10th जियोग्राफी चैप्टर नंबर 1 का संसाधन एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं। संसाधन का मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रखा है और अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी मैंने करा दिया और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को कराने जा रहा हूं। तो इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। मैं इसमें वही क्वेश्चन को लिया हूं जो करीब 2008 से लेकर के 2025 तक में जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं, मैं उसी प्रश्न को इसमें मेंशन किया हूं। जी हाँ दोस्तों, ज्यादा प्रश्न नहीं है क्योंकि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और यह आपको 5 मार्क का पूछा जाता है, तो इसे बढ़िया से अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए सीधे अपने क्वेश्चन पे बात करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपके लिए एक मोटिवेशनल लाइन लेकर के आया हूं दोस्तों, जो आपकी ताकतों को बढ़ाएंगे। क्योंकि मैं जब भी मोटिवेशनल लाता हूं तो कहीं ना कहीं बच्चे इनसे प्रभावित हो रहे हैं। मैं देख रहा हूं कहीं ना कहीं बच्चे जो हैं कुछ इनसे प्रभावित हो रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग इन सभी को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है, संघर्ष प्रगति का आमंत्रण है, जो इसे स्वीकारता है उसका जीवन निखर जाता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल बात सही है। संघर्ष जो है यह प्रगति का आमंत्रण है, यानी कि आगे बढ़ने का एक आमंत्रण है, और जो व्यक्ति इसे स्वीकार कर लेता है वह जीवन में भी आगे बढ़ जाता है। ठीक है, तो यदि आपको जीवन में आगे बढ़ना है ना, संघर्ष करना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप इस पर विचार कीजिएगा। ठीक है, हाँ चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपनी क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। ठीक है, सबसे पहली जो क्वेश्चन होती है हमारी, है ना, क्वेश्चन नंबर 1 है। और देखिए मैं पहले बता देता हूं आपको, छोटी सी इंफॉर्मेशन बता देता हूं। ठीक है, मैंने जो भी प्रश्न यहाँ पे ऐड किया वे सारी क्वेश्चन करीब 3 से 4 बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, जो 2000 मैंने 8 से प्रश्न को देखा और 2024 तक के मैंने कुल प्रश्न को देखा, छाटा, और मैंने पाया कि ज्यादातर यही प्रश्न पूछे जा रहे थे, तो मैंने उन सभी प्रश्न को चुन करके लिख लिया। एक बात और विशेष करके मैं ध्यान दिला देता हूं कि मैं जो भी आंसर लिया, सारी की सारी आंसर जो है हमारी मन से है। ठीक है, मतलब कि अपनी भाषा में है, सरल भाषा में है। आपके बुक में ऐसा नहीं मिलेगा। आप यदि चाहते हैं कि मैं सेम आंसर किसी बुक से देख लूं, मिला लूं, क्या यही है, सही है, तो नहीं मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि सारी भाषा हमारी तरफ से लिखी गई है ना, अपनी भाषा में वही मतलब कि शब्द का प्रयोग किया गया जो आप सीधा सरल से समझ सके, जो आपको याद हो सके। क्योंकि मैं आपकी भावना को अच्छे से समझ सकता हूँ। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। तो चलिए एक एक प्रश्न को अच्छे से समझते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहली जो क्वेश्चन है हमारी, यहाँ पे जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों के नाम बताइए। तो मैं नाम बताऊंगा। इस मृदा में कौन कौन सी फसलें उगाई जा सकती है, ठीक है, उसके फसल का नाम बताऊंगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। जलोढ़ मृदा का विस्तार उत्तर भारत के पूरे मैदानी क्षेत्र में है। ठीक है, हाँ, जलोढ़ मृदा का विस्तार 6.4 कितना 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैली हुई है, जलोढ़ मृदा का विस्तार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में समझाऊंगा। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। यहाँ पे और कहा जा रहा है क्या चीज, कि यह बिहार में, असम तथा उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ठीक है, जलोढ़ मृदा में गन्ना, गेहूं, मक्का, दलहन जैसे अरहर, चना, मूंग,
उड़द, है ना, मटर, मसूर इत्यादि बहुत चीजें हैं जो कि प्रमुखता से लगाई जा सकती है। इन सभी फसलों को प्रमुखता से लगाई जा सकती है। आप बहुत अपने तरफ से ले सकते हैं बहुत सारे फसल को। तो मैं पहले बता दिया, अपनी ही भाषा में इससे लिखी गई है, आपको याद करना बहुत ही सरल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सरल करके बताया जाता है, ठीक है, और डिटेल से सारी जानकारी दी जाती है। जिस बच्चों को बढ़िया से पढ़नी है पूरी जानकारी के साथ, तो वह बच्चे बिहार का नंबर 1 यूट्यूब एकेडमी से जुड़े रहे, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। हमारी दूसरी जो क्वेश्चन नंबर होगी प्यारे साथी, वह होगी यहाँ पे, है ना, जल क्रांतता कैसे उपस्थित होती है, ठीक है। मृदा अपरदन में, है ना, इसकी क्या भूमिका है, जल क्रांतता के विषय में मैं बताता हूँ। तो देखिए, किसी भी निश्चित स्थान पर, है ना, अत्यधिक जल प्रवाहित कराने अथवा, है ना, आवश्यकता से अधिक सिंचाई के कारण मिट्टी में लवणीय, आगे बढ़ता हूं उससे के बाद मैं उसे समझाऊंगा शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, लवणीय और क्षारीय गुण बढ़ जाते हैं, जिसे जलाक्रांतता कहते हैं। समझ में आई? अब मैं बताता हूँ जलाक्रांतता क्या है ना, जो जलक्रांतता है मैं बताता हूँ। देखिए, इसमें क्या होता है ना, कोई खेत है मान लीजिए, ठीक है, उनमें फसल उगाई गई है, ठीक है, तो यदि जितनी पानी की आवश्यकता हो उतनी ही पानी हमें देनी चाहिए। यदि उससे ज्यादा पानी उस खेत में पड़ जाता है, लेकिन ज्यादा पानी पड़ जाएगा क्योंकि उसकी कैपेसिटी यानी क्षमता उतना नहीं है ना, पानी को अवशोषित करने का, और यदि उससे ज्यादा पानी मिल जाए तो क्या होता है मैं बताता हूँ, उसमें मिट्टी में अम्लीयता और क्षारीयता का गुण बढ़ जाता है, ठीक है, जिसी के वजह से जल क्रांतता की समस्या उत्पन्न होती है, ठीक है। अगली जो प्रश्न उसी में थोड़ी सी ऐड थी, मिट्टी अपरदन में, है ना, इसकी निम्न भूमिका है, ठीक है, मिट्टी अपरदन में इसकी निम्न भूमिका है। क्या चीज भूमिका है? पहली भूमिका हम लोग देखते हैं, ठीक है। जलाक्रांतता से मिट्टी की उर्वरक शक्ति समाप्त होने लगती है, ठीक है, क्योंकि इनसे जो है मिट्टी की उर्वरक शक्ति है, मिनरल्स जो होते हैं, खनिज होते हैं, वे सारी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, छीन होने लगती है, ठीक है। आई होप कि चीजें इतना आपको समझ में आ गई है, ठीक है। आगे बढ़ता हूं तो आगे थोड़ी सी जानकारी दे दूं दूसरी पॉइंट्स में, ठीक है। दूसरी पॉइंट्स क्या कहता है मैं बताता हूं। तो जो दूसरी पॉइंट्स है, यहाँ कहा जा रहा है खनिज आधारित उद्योगों में चूना पत्थर खाड़िया आदि से मिट्टी का अपरदन होता है, ठीक है। खनिज आधारित उद्योगों में भी चूना पत्थर खाड़िया इन सभी चीजों से मतलब कि मिट्टी का अपरदन होता है। अच्छा, अपरदन क्या होता है आपको पता है प्यारे साथी? मैंने बता दिया है, अपरदन की सारी डिटेल जानकारी मैंने अगले लेक्चर में ले रखा है, ठीक है। तो आप यदि नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। फिलहाल मैं अभी आपको एक बार और बता दूं कि अपरदन जो है, मिट्टी के कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब बह करके या प्राकृतिक घटनाओं की वजह से, है ना, उड़कर चले जाते हैं, तो ऐसा होना ही मृदा अपरदन कहलाता है जी, ठीक है। हाँ, और तीसरा जो पॉइंट्स आपको कहा जा रहा है, यहाँ पे बताया गया है उद्योगों से निकलने वाले अवशिष्ट पदार्थ भी भूमि, है ना, अवशिष्ट पदार्थ जो तो उद्योग से भी बहुत सारे गंदे पदार्थ उत्सर्जित होते हैं, और वे सभी पदार्थ भूमि और जल दोनों को प्रभावित करते हैं, यानी कि प्रदूषित भी करते हैं, है ना। कैसे प्रभावित करेंगे? प्रदूषण से ही, और ऐसा होना ही अपरदन का कार्य करती है, मतलब इस प्रकार से होती है तो मिट्टी का अपरदन होता है। आई होप कि चीजें आपको अच्छी से क्लियर होते जा रही है, ठीक है दोस्तों। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और उनकी प्रश्न समझने का प्रयास करते हैं। हमारी प्रश्न नंबर तीसरी है, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं तीसरा प्रश्न नंबर को देखता हूं। तो यह प्रश्न जो है शायद आपको भी पता होगी, यह प्रश्न कितनी बार पूछी जा चुकी है। यदि आप बढ़िया से पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपको पता होगा कौन से प्रश्न कितने बार पूछे जा चुके हैं और कौन से प्रश्न कितना इंपॉर्टेंस है जी दोस्तों। तो यहाँ पे जो तीसरी नंबर का क्वेश्चन है वह है मृदा संरक्षण पर एक निबंध लिखिए। आपको निबंध लिखिए प्रश्न में दिया रहेगा, या फिर आपको कहा जाएगा क्या चीज पता है? नहीं पता है
टिप्पणी लिखने के लिए कहा जाएगा, जो आपको 5 नंबर दिलाएगा। तो थोड़ी सी देखिए प्यारे साथी, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, तो थोड़ी सी आंसर तो बड़ी होगी ही, क्योंकि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपको 5 नंबर दिया जाता है। तो आंसर आप जब बड़ा लिखिएगा, अच्छे से लिखिएगा, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। और मैं कहता हूं जैसा मैं लिखा रहा हूं, चूंकि यहाँ जो प्रश्न लिखाए जाते हैं ना, वो सिस्टम से लिखाए जाते हैं, ठीक है। किस प्रकार से लिखाए जाएंगे आप लोग देख सकते हैं, है ना। अच्छी लगनी चाहिए, वाक्य अच्छी लगनी चाहिए, पढ़ने में अच्छी लगनी चाहिए, है ना, तभी आपको मार्क्स मिल सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके आंसर क्या होगी। टिप्पणी लिखने को कहा गया है मृदा संरक्षण। पहले आपको ये जानना है कि मृदा संरक्षण क्या है। तो मृदा जो संरक्षण है यानी मिट्टी का बचाव, ठीक है, मिट्टी का बचाव मृदा संरक्षण कहलाएगा। ओके, ठीक है। हाँ, चलिए हम लोग समझते हैं। देखिए, मृदा संरक्षण पर निबंध लिखने से पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि मृदा है क्या। बात बिल्कुल सही है। यदि हम मृदा संरक्षण पर निबंध लिखेंगे तो हमें यह जानना बिल्कुल जरूरी है कि पहले मृदा है क्या, ठीक है। उसके बाद भी हम आगे पढ़ाई बढ़िया से कर सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना। हाँ, तो देखिए अब मैं इसकी डिफिनेशन को बताता हूँ, ठीक है। मृदा के अंदर पाई जाने वाली सभी मिट्टी मृदा नहीं होती है ना। मतलब कि पृथ्वी के अंदर जितनी भी मिट्टी पाई जाती है, सभी की सभी मृदा नहीं होती है। चलिए आगे समझते हैं इसके विषय में, ठीक है। मैं आगे बात करता हूँ इसके विषय में। तो यहाँ पे दिया गया है, देखिए, मृदा नहीं है ना। मृदा मात्र पृथ्वी की ऊपरी सतह पर, जिस पर हम विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाओं का संपादन करते हैं। मृदा वही है जो मृदा मतलब यहाँ पे बताया गया मृदा क्या है। तो मृदा वही है जिस पर हम विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाओं का संपादन करते हैं, ठीक है, राइट, समझ में आई। यस, देखिए, उसे ही मृदा कहते हैं जिसकी गहराई अधिक से अधिक 20 से 30 सेंटीमीटर तक होती है। पृथ्वी पर, है ना, पृथ्वी पर उतनी ही गहराई तक की मिट्टी को मृदा कहते हैं, यानी कि जिसकी गहराई कम से कम 20 से 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और पृथ्वी पर उतनी गहराई तक को ही मृदा कहते हैं, यानी मिट्टी कहते हैं। समझ में आया प्यारे साथी? आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही है। आप 1 से 2 बार स्वयं पढ़िएगा, आपको क्लियर होते चली जाएगी, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसे यह लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, तो आपको प्रश्न भी लॉन्ग देना होगा, आंसर भी लॉन्ग देना होगा, ठीक है। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, है ना। यहाँ पे और थोड़ी सी है, देखते हैं, है ना। जितनी गहराई तक कृषि कार्य होता है, इसका अर्थ मतलब इसका अर्थ हुआ कि सभी मिट्टी मृदा नहीं है, लेकिन सभी मृदा मिट्टी है। क्षारण भी यानी ह्रास भी उसी का होता है ना। अतः मृदा का बचाव करना, है ना, मृदा का संरक्षण करना अति आवश्यक है, ठीक है दोस्तों। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही। यदि अच्छी से समझ में आ रही तो आप अभी के अभी जस्ट लाइक कीजिए वीडियो को। चैनल पे नए हैं तो चैनल को अवश्य जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। और एक ही प्रश्न है, उसके बाद इस चैप्टर का सारा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव समाप्त होने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 4 को। भारत में अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में इनका योगदान नगण्य है ना। भारत में अत्यधिक पशुधन है। पशुधन क्या होता है पहले इसे समझते हैं। देखिए प्यारे साथी, पशुधन गाय भैंस ये सब जानवरों को पशुधन कहते हैं, पशुओं के समूह को, ठीक है। हाँ, तो इस मतलब कि कहा जा रहा है भारत में अत्यधिक पशुधन है, इसके बावजूद भी भारतीय अर्थव्यवस्था में इनका योगदान लगभग नगण्य है। स्पष्ट करें, यानी कि अर्थव्यवस्था में मतलब योगदान जो है बहुत ही कम है, और उसी को कहा जा रहा है स्पष्ट कीजिए, ठीक है। अब इसे हम लोग समझते हैं, अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है यह सही है कि भारत में अत्यधिक पशुधन है। बात बिल्कुल सही है, भारत में बहुत सारी जानवरें हैं और बहुत प्रकार की जानवर और जातियां भी है, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ की अर्थव्यवस्था में इनका योगदान लगभग नगण्य है।
आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा गया है ना, नगण्य है। क्या है? नगण्य है, यानी बहुत कम है। इसका कारण यह है कि देश में कृषि क्षेत्र बढ़ने के चलते चारागाहों की कमी हो गई है। यानी देश में कृषि क्षेत्र काफी बढ़ गए हैं, जिनसे गाय भैंस इन सभी की जो चारागाह होती है उनमें कमी होते जा रही है। यदि है भी तो पर्याप्त नहीं है ना। फलतः पशुपालन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। बात बिल्कुल सही है। हमारे देश की गायों व भैंसों की नस्लें बहुत कम दूध देती है। आज हमारे देश में जो गाय हैं भैंस हैं, उन सभी की जो नस्ल है, उन सभी गाय भैंस कम दूध आज दे रही है। ठीक है, कारण क्या है? तो चारागाह उन्हें अच्छे से भोजन प्राप्त नहीं हो पाते इनके वजह से। ठीक है, आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही है। ठीक है, आ रही है दोस्तों? हाँ, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखता हूं आगे क्या है, थोड़ी सी और है और यह लास्ट एक क्वेश्चन है, तो इससे बढ़िया से हम लोग समझ जाते हैं, है ना। जबकि विदेशों में, यहाँ पे विदेशों से तुलना की गई है। ठीक है, जबकि विदेशों में इन पशुओं की नस्लें अधिक दूध देती है और इन्हीं पशुओं की नस्लें विदेशों में अधिक दूध देती है। विदेशों में चूंकि अच्छी भोजन भी दी जाती है, उन गाय भैंस को रख रखाव के लिए एक अच्छा व्यवस्था किया जाता है, लेकिन भारत में अच्छी व्यवस्था नहीं होती है। इसके वजह से हमारे यहाँ के जो गाय भैंस होते हैं वे दूध बहुत कम देते हैं। ठीक है ना। तथा इनका रख रखाव भी हमारे देश के अपेक्षा, है ना, विदेशों में अच्छी होती है। बात बिल्कुल सही है ना। भारत की अपेक्षा विदेशों में काफी अच्छे से जानवरों को रखा जाता है। ठीक है, हाँ, आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक सभी आंसर समझ में आ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहीं तक हमारी कुल प्रश्न थे और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ज्यादा नहीं था, मात्र कितना 4 गो था और 4 क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि यदि इस चैप्टर से पूछे जाए, इस यूनिट से, तो बस इतना से ज्यादा पूछने वाला नहीं है। मैं जितना करा देता हूं, आप हमारी बात पे भरोसा रख करके अच्छे से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। मैं कहता हूं पूछेगा तो यहीं से पूछेगा, बिहार का नंबर 1 यूट्यूब एकेडमी से। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कितनी अच्छे से तैयार करता हूं एक एक कंटेंट को, क्वेश्चन को, सिर्फ मेरे को पता है। यदि आप बढ़िया से पढ़ते हैं, भरोसा रख करके पढ़ाई करते हैं, तो बहुत अच्छा कर पाइएगा, है ना। जो भी क्लास की करा दी जाती है उनकी फाइनल पीडीएफ आपको भेज दी जाती है। यदि नहीं जा रही है तो आप इस नंबर से, है ना, 62000433, है ना, 489 से आप व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ जाइए, है ना, ताकि आपको यहाँ पे किसी भी प्रकार की चार्ज नहीं ली जाती है, यानी पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। यहाँ पे जो भी कुछ कराया जाता है ओनली फ्री में कराया जाएगा। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आपने हमारे साथ वीडियो के अंत तक जुड़ा रहा, इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू दोस्तों।